गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आपने जो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी कर लिया था, कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, अब जो सेकेंड एप्लीकेशन है दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, और वो क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। करेक्टनेस चेक करनी है। तो करेक्टनेस के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा कि जो रिलेशन है वो सही है या नहीं। अगर आपको ये पता है कि ये जो रिलेशन है इसमें इतने टर्म्स आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है, हमें दोनों साइड डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि डायमेंशनल फार्मूला आपको पता हो तो रिलेशन को अपने आप से ड्राइव किया जा सकता है। भले ही आपको ये नहीं पता है कि जो जो फार्मूला गिवन है वो सही है या नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं अगर आपको उनका डायमेंशनल फार्मूला पता है तो उनकी हेल्प से आप इसको ईज़िली ड्राइव कर सकते हैं। ओके। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला भी आपको नहीं पता है तो क्या पता होना चाहिए, आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। अगर जनरल फार्मूला किसी का भी पता है तो उसकी हेल्प से इजीली आप डायमेंशनल फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लेंगे। और डायमेंशनल फार्मूला पता होगा तो ये सेकंड एप्लीकेशन जो है, दिस इज़ वेरी वेरी मच यूज़फुल, कि आप इसकी हेल्प से ये एटलीस्ट ये पता कर सकते हैं कि हमारा रिलेशन सही है या नहीं। ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिज़िकल रिलेशन। तो इसमें क्या है कि इसमें ऐसा कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जो फर्स्ट एप्लीकेशन में था। फर्स्ट एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर फार्मूला था, उसकी हेल्प से जो है वो वन यूनिट सिस्टम से अदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम ये है कि फार्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ जो एग्ज़ाम्पल हैं, जो क्वेश्चन हैं, उन्हीं की हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल a physical equation will be dimensionally correct if dimensions of all the terms on both sides of the equation are same। तो इसको आप जो है वो तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप दोनों साइड में डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही हैं, लेफ़्ट और राइट साइड जो डायमेंशंस हैं, जो डायमेंशनल फार्मूला है अगर वो करेक्ट आ रहा है, सही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है आपकी, जो फार्मूला है आपका, वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन है, एग्जांपल है, दैट इज़ कि चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो गिवन है यहाँ पर, ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसकी आपको डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करनी है। तो वर्ड यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे डायमेंशनल एक्यूरेसी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी, किसी भी वर्ड से आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, इसमें लेफ़्ट साइड में तो एक ही टर्म है एस, डिस्प्लेसमेंट, और राइट साइड में दो टर्म्स हैं, एक टर्म है यू टी और दूसरा टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर। ओके। तो डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, और उनमें एक लिमिटेशन ये है कि अगर कोई इक्वेशन जो है वो बहुत सारे टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, उसमें सम या डिफरेंस है, तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो कोई प्रॉपर उसके लिए एक रिलेशन नहीं बनाती है, बल्कि उसमें क्या है, पूरे रिलेशन को आप एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपको वन बाय वन जो है वो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी। जैसे ये वाला जो रिलेशन है, तो उसमें डायमेंशनल फार्मूला लेफ़्ट और राइट साइड में जब लिखेंगे तो राइट साइड में दो टर्म्स हैं, दोनों के लिए एक साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशंस जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ सॉल्यूशन में मैंने लिखा है कि राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूलाई ऑन बोथ साइड्स। तो सबसे पहले आपने ये वाली साइड ली, ये वाला टर्म, ये टर्म्स कंपेयर किए, एस को पहले वाले टर्म यू टी से कंपेयर किया, तो एस इज़ इक्वल टू यू टी। तो एस यहाँ पर एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस के टर्म्स में लिखेंगे तो कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में आएगा। इसी तरह से यू जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, तो वो हो जाएगा एल टी माइनस वन, और टाइम को भी कैपिटल टी लिख देंगे।
तो जो आपने इसमें इसको सॉल्व किया तो t-1 और t+1 कैंसिल हो जाएगा एंड इट बिकम्स L इज इक्वल टू L। तो ये वाले टर्म से तो प्रूव हो गया कि LHS RHS के इक्वल आ रही है और जो रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब आपने लिखा ये दूसरा वाला टर्म, तो फिर से S यानी कि LHS को कंपेयर किससे करेंगे, अब की बार करेंगे हाफ AT² से। यहाँ एक और लिमिटेशन है कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनका डायमेंशनल एनालिसिस में कोई रोल नहीं है। तो यहाँ हाफ AT² लिखा है, तो जो हाफ है 1/2 उसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ नहीं लिखा जाएगा, तो हम सीधे एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन हो गया LT-2 और t² को आपने लिख दिया t²। तो L इज इक्वल टू L। तो यहाँ पर जो है वो सेकेंड टर्म से भी क्लियर हो गया कि ये रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इसमें LHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो दोनों टर्म्स में LHS और RHS इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो रिलेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। लास्ट में ये लाइन लिख देनी है कि हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें बहुत इजीली अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला पता है दोनों साइड पुट करेंगे, और अगर LHS और RHS इक्वल आ जाती हैं तब प्रूव हो जाएगा। सबसे इजी एप्लीकेशन जो है इन ऑल द 3 एप्लीकेशंस, सबसे इजी जो है वो यही है। ओके, फिर देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो यहाँ भी यहाँ टर्म तो दोनों साइड एक एक ही हैं, लेकिन हाफ लिखा है। तो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ का कोई रोल नहीं होगा, ये मास कैपिटल M हो जाएगा। और जो v² है, तो v मीन्स क्या है, वेलोसिटी LT-1, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। राइट साइड में कैपिटल M और उसके साथ में लिखा है g क्या होता है, g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको लिखा आपने LT-2 और साथ में क्या है h का मतलब ये हो जाएगा L। ओके, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड में ML2T-2 और राइट साइड में भी ML2T-2, क्योंकि L2 टाइम्स आ रहा है तो L जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं आप कि दोनों साइड में जो है वो जो डायमेंशनल फार्मूला है वो इक्वल आ रहा है। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर इक्वल है तो इसका मतलब जो रिलेशन है दैट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये भी आपको नोट डाउन करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, लाइंस सारी लिखनी है। जैसे यहाँ ये लिखना पड़ेगा कि राइटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद में आप इसको ऐसे करके लिखेंगे। ओके, फिर ये कंप्लीट मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज लिखी है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। इसमें क्या दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें जिसमें भी आपको उसमें डाउट लगता है, आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, दैट यू कैन आस्क। अदरवाइज सारे बहुत इजी हैं। जैसे सबसे पहला वाला है, मैं समझा दे रही हूँ, और आपका जो होमवर्क होगा दैट विल ऑल्सो बी फ्रॉम दिस। तो फर्स्ट वाले में लिखा है टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो सबसे पहले ये वही हैं जो अभी आपने किया था, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट और थर्ड। तो तीनों रिलेशंस को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सेकेंड वाला किया था। फिर जो फर्स्ट वाला है उसमें आप 1 बाय 1 कंपेयर करेंगे दोनों टर्म्स को। थर्ड वाले में आप क्या करेंगे, थर्ड में लेफ़्ट साइड में 2 टर्म्स आ रहे हैं तो 1 बाय 1 कंपेयर करना है। पहले v² से कंपेयर करेंगे 2as को, उसके बाद में कंपेयर करेंगे u² से। ओके, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा है द विस्कस फोर्स F एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस R मूविंग विद वेलोसिटी v थ्रू अ लिक्विड इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है F इज़ इक्वल टू 6 पाई, और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर दैट इज़ लाइक दिस, ये कहलाता है ईटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको डायमेंशनल फार्मूला, उसको यूज़ कर लेना है। R रेडियस है और V वेलोसिटी है।
6 पाई जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर, उसका कोई रोल नहीं होगा डायमेंशनल एनालिसिस में। लेफ़्ट साइड में एफ़ है, एफ़ जो है वो क्या होगा, फोर्स, तो MLT-2। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, उसमें लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ पार्टिकल इन टाइम t इज़ गिवन बाई, तो डिस्टेंस का रिलेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a b c एंड d। तो इसको भी ऐसे ही करना है आपको। पहली बार में कंपेयर करेंगे x को a से, x इज इक्वल टू a, तो x यहाँ ऑलरेडी बताया जा चुका है क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। तो a की डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएंगी, वही जो डिस्प्लेसमेंट की होती है l। बी टी को कंपेयर करेंगे, बी टी इज़ इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, x अपॉन टी, तो x जो है l और अपॉन में t, तो LT-1। इस तरह से आप सारे ड्राइव करेंगे। फोर्थ वाले में ये लिखा है k ईटा अपॉन आर रो। k कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं होगा। ईटा वही जो मैंने बताया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस, रो डेंसिटी। तो इसको चेक करेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें पाई अपॉन 8 कॉन्स्टेंट है, उनको हटा देंगे। p प्रेशर है, r रेडियस है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, l लेंथ। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, इसमें h दे रखा है सब कुछ क्वेश्चन में। h जो है वो हाइट है, s सरफेस टेंशन है, cos थीटा डायमेंशन लेस है, उसको नहीं लिखेंगे, r रेडियस, रो डेंसिटी और g ग्रेविटी। ओके, तो इतना आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा थर्ड एप्लीकेशन। तो थर्ड एप्लीकेशन जो है वो क्या है, टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन सभी के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है। तो ये थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन है, और रिलेशन ड्राइव करने के लिए आपको पता है कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं उसमें ये पता होना चाहिए आपको कि ये जो गिवन क्वांटिटी है ये कितनी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। ओके, तो अगर ये पता है कि ये कितनी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, तब आप इसको कंपेयर करके और रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हेडिंग है, टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका भी कोई प्रॉपर रिलेशन नहीं है, इसको भी क्वेश्चन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी वो होगी, बाय दिस मेथड वी कैन ड्राइव द रिलेशन फॉर अ क्वांटिटी। तब ड्राइव कर सकते हैं, वी नो द वेरियस फैक्टर्स ऑन विच दिस क्वांटिटी डिपेंड्स। अगर हमें ये पता हो कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ये क्वांटिटी डिपेंड करती है, ओके, तब हम ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है, ड्राइव अ रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m moving with velocity v in a circle of radius r। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि इसमें दे रखा होगा किसके लिए ड्राइव करना है। उसमें लिखा है ड्राइव अ रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स के लिए ड्राइव करना है। और किस पे डिपेंड करता है ये भी दे रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v और रेडियस r। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखकर आपको ये पहचानना है कि किसके लिए ड्राइव करना है और वो किन पे डिपेंड करता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जिन पर डिपेंड करता है वो क्वांटिटीज़ जो हैं वो मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, ठीक है। 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के केस में जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो वैलिड नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि मैक्सिमम 3 क्वांटिटीज़ के लिए ही ये एप्लीकेबल है, ओके।